एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं टॉपिक से एनवायरनमेंट में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस और आने वाले जितने भी एग्जाम है लेखपाल वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ शब्द हैं पर्यावरण से संबंधित। इसे किस किस वैज्ञानिक ने इन शब्दों को दिया था, ये मैचिंग में आता है बार बार और वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टांसले ने। सिस्टम और टांसले थोड़ा मैच कर रहा है, इस तरह से याद रखेंगे। इकोसिस्टम एजी टांसले। इकोलॉजी, लॉजी मतलब होता है विज्ञान और विज्ञान को हमें हैक करना है तभी हम चीज़ों को पढ़ पाएंगे। तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल। बायोस्फीयर, स्फीयर और सुएस थोड़ा मैच कर रहा है। बायोस्फीयर एडवर्ड सुएस। बायोस्फीयर एडवर्ड सुएस। एक बार 2-3 बार उसको आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लगभग शब्द इसमें मैच करते हैं। बायोस्फीयर एडवर्ड सुएस हो गया। पारिस्थितिकी निच जो है ये जोसेफ ग्रीनेल। निच मतलब होता है एक तरह का कोई आवास, किसी प्रजाति का कोई आवास। तो आवास कैसा होना चाहिए? ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। तो जोसेफ ग्रीनेल पारिस्थितिकी निच। इसके अलावा जैव विविधता शब्द किसने दिया था? इसे ऐसे ही याद रखना है, WG रोजन। रोजन जैव विविधता। हॉट स्पॉट शब्द किसने दिया था? तो हॉट है तो इसे नॉर्मल करना पड़ेगा, तो नॉर्मन मायर्स। अब जैविक समुदाय या फिर बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं? जब एक ही क्षेत्र में कई तरह की प्रजातियां रहती हैं, आपस में क्रिया करती हैं, एक दूसरे के साथ रहती हैं, तब उस समुदाय को पूरे क्या कहते हैं? जैविक समुदाय या फिर बायोटिक कम्युनिटी। की स्टोन प्रजाति क्या होती है? तो जैव भार की अल्पता के बावजूद सबको नियंत्रित करने वाली प्रजाति की स्टोन प्रजाति कहलाती है। जैसे जंगल में शेर रहता है, अगर शेर हिरणों को ज़्यादा खाएगा नहीं, मतलब खाना छोड़ दिया मान लीजिए शेर ने हिरणों को, तो संख्या बढ़ जाएगी हिरणों की। इस तरह से बहुत सारी प्रजातियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो प्रजाति सबको नियंत्रित करती है उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजाति। अब देखेंगे पारिस्थितिकी पिरामिड। तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास पिरामिड, तीसरा ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, इसमें पूछा जाता है कौन सा सीधा उल्टा होता है, कौन सा सीधा कौन सा उल्टा। तो संख्या पिरामिड दोनों तरह का होता है, सीधा और उल्टा दोनों। बायोमास भी सीधा और उल्टा दोनों, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। संख्या पिरामिड सीधा कब होगा? तो मान लीजिए कोई ग्रास लैंड है, इसमें नीचे बहुत सारी घास होती है, तो घासों की संख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद छोटे छोटे कीड़े आएंगे, उनकी संख्या कम होती जाएगी, फिर खरगोश वगैरह आएंगे। तो इस तरह से ही सीधा पिरामिड बन जाता है। अब संख्या पिरामिड उल्टा कब होगा? तो ये है उल्टा पिरामिड। इसमें मान लीजिए किसी एक पेड़ का पिरामिड हम मान लेते हैं, तो पेड़ एक होगा, एक ही कोई बड़ा सा पेड़ है, उसका पारिस्थितिकी तंत्र हमें देखना है। एक के पेड़ के ऊपर कई सारी चिड़िया रहती हैं, चिड़ियों के ऊपर मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं। इस तरह से ये उल्टा पिरामिड बन जाता है। संख्या का पिरामिड की बात की जा रही है अभी। अब बायोमास पिरामिड सीधा कब होगा? तो जितने भी स्थलीय पिरामिड होते हैं बायोमास के, वो सीधे होते हैं। बायोमास मतलब भार, जो टोटल भार होता है उसे बायोमास कहते हैं। तो सीधा इसमें कब बनेगा? तो स्थल तंत्र में बनता है सीधा पिरामिड। मान लीजिए बायोमास में ही नीचे घास खूब सारी है, तो घास की जो क्वांटिटी होगी, मतलब उसका भार जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कीड़े वगैरह आएंगे तो उनका भार कम हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाके भार कम होता रहेगा। और उल्टा पिरामिड यही कब बनेगा? तो जलीय तंत्र में हमेशा उल्टा बायोमास का पिरामिड बनता है। उल्टा कैसे बनेगा? तो नीचे फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो शैवाल वगैरह होते हैं वो रहेंगे, उत्पादक वर्ग रहेगा नीचे। उसके ऊपर छोटी छोटी खूब सारी मछलियाँ रहती हैं, उसके बाद बड़ी मछलियाँ रहती हैं, उनका भार सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये भार वाला पिरामिड जलीय तंत्र में उल्टा बनता है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। सीधा कैसे रहेगा? जैसे जैसे उत्पादक वर्ग से हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। तो इसमें 10% ऊर्जा का नियम लागू होता है। जैसे जैसे हम एक वर्ग से दूसरे वर्ग पे जाते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल पे, 10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है अगले को। यहाँ पे जितनी है उसका केवल 10% अगले लेवल पे जाएगा। तो ये हमेशा सीधा होगा ऊर्जा पिरामिड। नेक्स्ट है, अब देखिए इन्वायरमेंट में कितने सारे मंडल पाए जाते हैं, कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। तो क्षोभ मंडल सबसे नीचे, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसे इंग्लिश में भी लिखा रहता है कभी कभी, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। अब ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था ग्रीन हाउस गैसेस का? तो जोसेफ फोरियर ने इसका नाम दिया था, जोसेफ फोरियर ने। याद रखना है, ये भी मैचिंग में आ जाएगा, जितने शब्द होते हैं उनके नाम किसने दिए हैं उसमें। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं? तो जैसे सन से जो लाइट आती है उसे कहते हैं लघु तरंग विकिरण। जो सन से हमारे पास पृथ्वी पे लाइट आती है उसे लघु तरंग विकिरण कहते हैं। तो उसके बाद जो परावर्तित होकर वापस इन्वायरमेंट में जाती है उसे कहते हैं दीर्घ तरंग विकिरण। जो वापस चली जाती है टकरा के, उसे दीर्घ तरंग विकिरण कहते हैं। तो यही दीर्घ तरंग विकिरण कुछ गैसेस के द्वारा और जलवाष्प के द्वारा रोक ली जाती है, इसलिए पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये कौन कौन सी गैसेस हैं जो इन परावर्तनीय किरणों को रोक लेती हैं वापस जाने से? तो उसमें जलवाष्प आता है, जिसका सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है जलवाष्प का। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग वाला क्रम भी याद रखिएगा, जलवाष्प, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन,
फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs, उसके बाद परफ्लोरोकार्बन PFCs, इसके अलावा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, उसके बाद ओजोन। यहाँ पे ये इतना सब याद रखना है, जितना भी लिखा हुआ है सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद हो रहा है तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है डायरेक्टली, ये जो जिम्मेदार नहीं होती ग्लोबल वार्मिंग के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO और सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, लगभग सब जगह ये चीज़ें दी रहती हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा ओजोन क्षरण जो होता है उसमें ओजोन जो है वो हमारी रहनी चाहिए समताप मंडल और क्षोभ मंडल में, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर नीचे आ गई, मतलब पृथ्वी के धरातल के पास अगर ओजोन है तो हमारे लिए हानिकारक है। तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार में ओजोन भी आएगी। तो ये सभी गैसें से फिर से देख लीजिए। आगे चलेंगे, ओजोन क्षरण के लिए कौन कौन सी जिम्मेदार है। तो ओजोन की एक परत होती है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में 10% इसकी लेयर का पार्ट होता है और 90% इस समताप मंडल में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन कौन जिम्मेदार है ओजोन क्षरण के लिए, जो होल हो जाता है जिससे सीधे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं, ये हमारी रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। तो इसमें CFCs का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है इसको क्षरण करने में, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा हेलोन्स, फिर CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म मतलब CH3 CCl3, उसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFCs, उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFCs। स्टार्टिंग के आपको याद होने चाहिए जितने दिए हुए हैं, CFC, हेलोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। आगे चलेंगे, इसका मापन कैसे होता है। जो मोटाई होती है जो ओजोन परत की, वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है, डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे पेयजल प्रदूषण से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो फ्लोरोसिस होता है, जो दांतों और हड्डियों में फ्लोरोसिस हो जाता है फ्लोराइड की वजह से, जो पानी में फ्लोराइड होता है। ब्लैकफुट बीमारी हो जाती है, डायरिया हो जाता है, हाइपर किरेटोसिस हो जाता है। ये रोग इंपॉर्टेंट हैं जो पेयजल से होते हैं। पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी धातुएं कौन सी हैं। तो फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, पारा, कैडमियम, यूरेनियम। फ्लोराइड, जिंक, क्रोमियम, पारा, कैडमियम, यूरेनियम, ये सभी पेयजल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी धातुएं हैं। इसके अलावा यूपीपीसी से पूछा जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO क्या होता है, BOD क्या होता है, COD क्या होता है। तो DO होता है जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है, जिसे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, जितनी मात्रा जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा कोई वाटर है उसे संदूषित कब कहा जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर कब कहा जाएगा, जब 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम ऑक्सीजन हो जाएगी। 8 मिलीग्राम पर लीटर, अगर 1 लीटर में 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन नहीं है तो उसे कंटेमिनेटेड वाटर कहा जाएगा। हाईली पोल्यूटेड वाटर किसे कहेंगे, जब ये मात्रा जो है ऑक्सीजन की 1 लीटर में 4 मिलीग्राम से कम हो जाए तब उसे कहेंगे कि ये हाईली पोल्यूटेड वाटर है। नेक्स्ट है BOD क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। किसके लिए आवश्यक होती है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए। ये शब्दों पे गौर करिएगा, ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। COD क्या होता है, यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बन पदार्थों यानी जो घुलनशील और अघुलनशील कार्बन है उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। पहले हमने क्या देखा था, BOD में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और COD क्या होता है, जो घुलनशील कार्बन पदार्थ होते हैं घुलनशील और अघुलनशील, उनके ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण याद रखना है, इसमें कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए। अम्ल वर्षा क्या होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड से जो वर्षा होती है उसके संदूषण से जो वर्षा होती है उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वायु में क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन, यहाँ पे क्रम यही याद रखना है, यहाँ तक तो क्रम याद ही रखना है। ऑर्गन 0.93% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यहाँ पे ऑर्गन पहले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में। उसके बाद नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सभी गैसेज आती हैं। अब प्राथमिक प्रदूषक किसे कहते हैं, तो SO2 जो सीधे जिम्मेदार होते हैं मनुष्य द्वारा फैलाए जाते हैं और सीधे जिम्मेदार होते हैं पर्यावरण प्रदूषण के लिए, उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। इसमें पहला आता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं यानी NOx, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, DDT और प्लास्टिक इसमें याद रखना है। प्राथमिक प्रदूषक में आएंगे DDT और प्लास्टिक। इसके अलावा द्वितीयक प्रदूषण में जो बड़े बड़े फॉर्मूले वाले शब्द होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषण में आते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, उसके बाद पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन, उसके बाद HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। धूम कोरा किससे बनता है, धुआं और कोरा से धूम कोरा बनता है, ये भी द्वितीयक प्रदूषक में आएगा। नाइट्रिक अम्ल द्वितीयक प्रदूषक में, सल्फ्यूरिक अम्ल द्वितीयक प्रदूषण में, ओजोन यानी O3 भी द्वितीयक प्रदूषक में आता है, अमोनिया भी द्वितीयक प्रदूषण में आता है NH3।
तो ये सभी चीज़ें याद रखनी है। आगे एरोसॉल क्या होता है, तो 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के जो सूक्ष्म कण होते हैं धूल के, उससे कहते हैं एरोसॉल। इनका उत्सर्जन कारखानों से होता है, ताप विद्युत ग्रहों से होता है, वाहन, कृषि आदि से होता है। अब धूम कोहरा या फिर स्मॉग क्या होता है, तो फॉग प्लस स्मोक जो होता है उसे स्मॉग कहते हैं। मेन रीज़न क्या होता है, धरातल पर ओजोन। अगर धरातल पर ओजोन है तो हमारे लिए हानिकारक होगी और इससे धूम कोहरा यानी स्मॉग बनेगा। लेकिन वही जब क्षोभ मंडल और समताप मंडल में रहती है तो हमारे लिए लाभदायक होती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकती है। फ्लाई ऐश क्या होता है, तो फ्लाई ऐश में कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रहों से जो एल्यूमिनियम सिलिकेट निकलता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी SiO2, कैल्शियम ऑक्साइड जो निकलता है, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब फ्लाई ऐश के लिए जिम्मेदार हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर। नेक्स्ट है थर्मल वायु प्रदूषण के कारण विभिन्न धूल कणों से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये रोग जो हैं बार बार पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस में, तो या फिर और भी एग्जाम में लेखपाल वगैरह में भी ये पूछे जा सकते हैं। कपास की डस्ट, इससे कौन सा रोग होता है, तो विसिनोसिस। गन्ने की धूल से बेगासोसिस, ये सब मैचिंग में आता है, जितने लिखे हैं सब एक साथ मैचिंग में आ जाते हैं। अनाज की धूल से क्या होता है, तो कृषक फुफ्फुस मतलब जो किसान होता है उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं। सिलिका से सिलिकोसिस होता है। कोयला कण से एंथ्रोकोसिस होता है। सिलिका से सिलिकोसिस, कोयला से एंथ्रोकोसिस। इसके अलावा गन्ने की धूल से बेगासोसिस और कपास की डस्ट से बिसिनोसिस। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं भारत में हॉटस्पॉट कितने हैं, तो भारत में 4 मेनली हॉटस्पॉट हैं। इंडो वर्मा वाला क्षेत्र, ये मेनली वर्मा में, कुछ पार्ट इसका भारत से भी आ जाता है। उसके बाद पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र, यहाँ पे पश्चिमी हिमालय नहीं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र और श्रीलंका का क्षेत्र, सुंडालैंड का क्षेत्र जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वो भी हॉटस्पॉट में आता है। याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में पूर्वी घाट दे दिया जाता है या फिर पश्चिमी हिमालय दे दिया जाता है, तो वो हॉटस्पॉट में नहीं आएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन कौन कौन से हैं, तो स्टॉकहोम सम्मेलन, यहाँ पे ये वाला गलत है, ये वाला लाइन। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था 5 जून को। उसी के बाद से 1974 से 1974 से पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विषय क्या था स्टॉकहोम सम्मेलन का, तो सभी के लिए एक ही पृथ्वी, ये सम्मेलन का विषय था। ये पहला ही सम्मेलन था पर्यावरण से संबंधित, और इसके बाद UNEP बना था 1972 में ही, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। नेक्स्ट है, हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में हुआ था। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। इसका विषय था समुद्री पर्यावरण की रक्षा। समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेलसिंकी सम्मेलन का विषय था। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ था। विषय था समुद्री कचरे का निस्तारण। तो हेलसिंकी और लंदन दोनों समुद्री कचरे से संबंधित है, समुद्री मतलब पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है वियना सम्मेलन, जो कि 1985 में आया था। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ये बाध्यकारी सम्मेलन नहीं है, कुछ बाध्यकारी होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है, ये बाध्यकारी नहीं है। इसका विषय था ओजोन परत का संरक्षण। तो ओजोन वाला ये भी सम्मेलन है, ओजोन वाला भी मॉन्ट्रियल मेनली आएगा। ये जो सम्मेलन है ये 1985 में बना था, लेकिन ये जो पूरी तरह से कार्यविधि में आया था 88 में। उसके बाद पूरा जो कई सारे देश जो सार्वभौमिक रूप से इसे मान्यता कब मिली थी, 2009 में आके। तो ये 85 का सम्मेलन है, इस तरह से याद रखिएगा, बस ये वाला ईयर याद होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 16 सितंबर 1987 में आया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाध्यकारी भी है ये, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी कब हुआ था, 1989 में। नेक्स्ट है बेसल कन्वेंशन, ये इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1989 में, प्रभावित हुआ था 1992 में। ये वाला जरूर याद रखिएगा, जो पहले वाले ईयर है, उसके बाद वाला चाहे याद रहे चाहे नहीं। बेसल कन्वेंशन किस लिए था, ये भी इंपॉर्टेंट है, खतरनाक अपशिष्टों के नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन आया था। फिर आता है पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्राज़ील के रियो में हुआ था 1992 में। और इसमें एक दस्तावेज बना था पर्यावरण संबंधी, जिसका नाम था एजेंडा 21 की 21वीं शताब्दी में हमें कैसे पर्यावरण को मेंटेन रखना है, ये एक एजेंडा बना था, इसे कहते हैं एजेंडा 21। पूछा जाता है कि सम्मेलन में आया था, तो पृथ्वी सम्मेलन में। फिर आता है रॉटरडैम कन्वेंशन, 1998 में आया था, लागू हुआ था 2004 में। हानिकारक रसायनों पर रोक लगाने के लिए रॉटरडैम कन्वेंशन आया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। इसके पहले वाला कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के कटौती से संबंधित है, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली, कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अब आता है जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसे रियो प्लस 10 कहते हैं, क्योंकि रियो सम्मेलन को 10 साल पूरे हो गए, तो रियो प्लस 10 ये 2002 का सम्मेलन है। 2002 का रियो सम्मेलन कब हुआ था, 92 में। और ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसमें सतत विकास और विश्व एकजुटता कोष की बात की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना कब की गई थी, जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। नेक्स्ट है रियो प्लस 20 यानी 2012 की बात की जा रही है, तो सतत विकास पर बल दिया गया था इसमें। और इसके अलावा द फ्यूचर वी वांट, इसका थीम था द फ्यूचर वी वांट।
उसके बाद पेरिस सम्मेलन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये COP21 के अंतर्गत आता है। COP का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ये आया था 2015 में, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। इसमें कहा गया था 2021 की शताब्दी में हमें जो टेम्परेचर है वो 2 सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाने देना है, कोशिश करना है कि 1.5 सेंटीग्रेड के अंदर ही ये रहे टेम्परेचर। तो ये सब पेरिस सम्मेलन की बात ही, ये सारे सम्मेलन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस। यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सभी PDF वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।